भारत की आजादी की लड़ाई में विभिन्न विद्रोहों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 18वीं सदी के प्रारंभ से ही सामान्य नागरिक, कृषक तथा जनजातीय विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय शोषकों जैसे जमींदार, राजे, रजवाड़े, कुलीन वर्ग, बड़े जात वाले लोग आदि के खिलाफ अपना असंतोष विभिन्न माध्यमों से प्रकट करने लगे थे। ब्रिटिशों की भू नीतियां, भू राजस्व की नीतियां या उनकी दमनात्मक कार्यवाहियों के कारण भारतवर्ष में विभिन्न कृषक आंदोलन और साथ ही साथ जनजातीय आंदोलन भी हुए। बिहार इन जनजातीय आंदोलनों की चपेट में सबसे ज्यादा रहा और अंग्रेजों ने विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम आंदोलनों का दमन करने का भरपूर प्रयास किया। जनजातीय विद्रोहों का कारण अंग्रेजों द्वारा उनकी परंपरागत अधिकारों का हनन करना था, उनकी जल, जंगल और जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास था। वहीं किसान आंदोलनों का मुख्य कारण लगान की जबरन वसूली, चाहे फसल का अकाल पड़ा हो, चाहे फसल की पैदावार कम हुई हो या ज्यादा हुई हो। दमनकारी नीतियों का परिणाम भारत के अंदर में अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों के कारण भी फैला और भू राजस्व नीतियों के कारण भारत के विभिन्न वर्गों में असंतोष की भावना प्रबल रही। और यही कारण था कि भारत के अधिकतर भूभाग के इलाकों में, चाहे आप किसान आंदोलन की बात कर लें या जनजातीय आंदोलन की बात कर लें, जब जब भारत के अंदर में अपने हक और हुकूक की लड़ाई की बात कही गई है तो भारतीय जनमानस अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा से सड़कों पर रहा है और उसने आंदोलन के माध्यमों से अपनी आवाजों को बुलंद किया है। आज की इस कक्षा में साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाएगी, उसी परीक्षा के लिए हम जनजातीय और किसान विद्रोह से संबंधित प्रश्नों को कराने वाले हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम शशि शरण है और आप द ऑफिसर्स अकेडमी के मंच पर मुझे लाइव देख रहे हैं। साथियों नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स अकेडमी में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम क्लास करने वाले हैं किस चीज की? तो भारत के अंदर में हुए विभिन्न जनजातीय आंदोलनों की और साथ ही साथ विभिन्न किसान आंदोलनों की। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास की स्थिति को समझते हैं। और अगर हम बात करें तो आपसे पढ़कर हिस्ट्री अच्छा लगता है, बहुत बहुत नमस्कार है भाई, बिल्कुल। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाएगा। इस क्लास को करने के बाद साथियों आप परीक्षा के अंदर में 1 से 2 प्रश्न मिनिमम कर पाएंगे। मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चंस जो हैं, 1 to 2 क्वेश्चंस जो हैं आप परीक्षा के अंदर में कर पाएंगे। हमने बिहार स्पेशल के परिप्रेक्ष्य में भी प्रश्नों को शामिल किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार और झारखंड की वो भूमि रही है जहां पर सबसे ज्यादा इस तरह के आंदोलन हुए हैं। तो हमने बिहार विशेष को भी शामिल करने का प्रयास किया है, तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और इस क्लास में हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साउथ और वेस्ट, शशि सर इज द बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिसर्स अकेडमी के सभी शिक्षक महत्वपूर्ण हैं और सभी शिक्षक आपको मेहनत से पढ़ाते हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाते हैं, ठीक है। आप हिस्ट्री का अलग से बैच लाइए सर, अरे इतिहास आप हमसे हिस्ट्री अलग बैच में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तो क्लास को शुरू करते हैं। साथियों इस बात को आपने कई दफे पढ़ा होगा कि भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए। जैसे मैं आपको विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की जब बात करता हूं, तो भारत में साथियों आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए। उन आंदोलनों में सबसे पहले हम जिस आंदोलन की बात करते हैं उन्हें हम जन विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता के द्वारा किया गया विद्रोह जन विद्रोह की सूची में आता है। दूसरा जो विद्रोह आता है जिसे हम जनजातीय विद्रोह कहते हैं, और तीसरा विद्रोह जो आता है साथियों उन्हें हम कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन कहते हैं, या हम किसान विद्रोह की संज्ञा देते हैं, उसे हम किसान विद्रोह की संज्ञा देते हैं। तो आज की ये क्लास जो है मूलतः जनजातीय और किसान तीनों आंदोलनों पर आधारित होगी और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। जैसे अगर आप जन आंदोलन की बात करेंगे तो सन्यासी विद्रोह की हम बात करेंगे, हम फकीर विद्रोह की बात करेंगे, हम पाइक विद्रोह की बात करेंगे, हम अहो विद्रोह की बात करेंगे, हम फराजी या फैराजी आंदोलन या विद्रोह की बात करेंगे, हम कूका आंदोलन की बात करेंगे, उसके बाद गडकरी है और फिर कित्तूर चेन्नम्मा है। तो ये लगातार आपने पढ़ा होगा विभिन्न जन आंदोलनों को। हालांकि इसके सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सिलेबस से थोड़ा दूरी बनाकर रखता है, लेकिन एग्जाम में 1-2 प्रश्न जो है साथियों पूछ ही देता है। उसके अलावा जब आप जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं तो खोंड और सवार विद्रोह आता है जो उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक के इलाका में फैला हुआ था। उसके बाद आप कोल विद्रोह पढ़ते हैं जो छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में बुद्धो भगत जिसके नेता हुआ करते थे। उसके अलावा जब आप आगे बढ़ते हैं तो हूल और संथाल पढ़ते हैं, सिद्धो कानो चांद भैरव दामने कोह का इलाका संथाल परगना के रूप में बाद में स्थापित होता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आप मुंडा विद्रोह को पढ़ते हैं, छोटा नागपुर के पठारी इलाके में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ एक आंदोलन जहां पर एक व्यवस्था हुआ करती थी, इसको कहते थे खूट कट्टी व्यवस्था, सामूहिक खेती वाली। उलगुरान विद्रोह के रूप में भी उसको आगे जाना जाता है। फिर आप चुआर विद्रोह पढ़ते हैं, चुआर के बाद खांसी पढ़ते हैं और खांसी के बाद रामोसी विद्रोह पढ़ते हैं। और जब रामोसी समाप्त होता है तो रंपा और मणिपुर के अंदर में साथियों आपको पता होगा कि नागा विद्रोह होता है और इसी के साथ आपका जनजातीय आंदोलन भी क्या होता है तो समाप्त हो जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को करने का और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को करके उसका उत्तर देने का, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा गंभीरता से प्रश्न को लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों को पूर्व से कालक्रम में रखें, मतलब कह रहा है कि नीचे से आगे की ओर ले जाएं। उड़ीसा के अंदर में जमींदार विद्रोह, सतारा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और भील विद्रोह। आपसे कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको सजाइए और आपसे कह रहा है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए। तो सबसे पहले साथियों आपको याद होगा सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं। तो सन्यासी विद्रोह का साथियों जो टाइम पीरियड है वो 1763 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ था। मूलतः बंगाल के इलाके से आंदोलन शुरू हुआ था और लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक यानी 1800 ईस्वी तक यह आंदोलन जो है चला था। सन्यासी आंदोलन की जब आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कि मूलतः इसकी कहानी जो है बंगाल से शुरू होगी, लेकिन यह सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा और बंगाल से आगे बढ़कर बिहार के इलाकों में भी फैलेगा। अभी आगे हम पूरा डिटेल में सन्यासी को समझेंगे। सन्यासी के बाद जिस आंदोलन की आप बात करेंगे
ये पता नहीं पेन इरेजर को क्या हो गया। सन्यासी के बाद जब आप जिस विद्रोह की बात करेंगे तो आप बात करेंगे उड़ीसा के जमींदार विद्रोह की। उड़ीसा के अंदर में जमींदार विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1817 ईस्वी के अंदर भी शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1817 ईस्वी के अंदर में हुआ। और इसका स्थान कहां था साथियों? तो इसका स्थान उड़ीसा हुआ करता था, उड़ीसा हुआ करता था। उसके बाद आप आइए भील विद्रोह की कहानी पढ़ते हैं आप। भील विद्रोह को जब आपने क्लास में पढ़ा होगा तो 1812 से लेकर के 1819 तक का इलाका हुआ करता था। 1812 से लेकर के 1819 तक का टाइम पीरियड हुआ करता था। और यह आंदोलन मूलतः महाराष्ट्र का इलाका और राजस्थान के इलाके में जो है, महाराष्ट्र और राजस्थान के इलाके में यह प्रचुरता के साथ फैला हुआ था। अंत में हम बात करते हैं सतारा विद्रोह की। सतारा नाम से ही पता है कि यह महाराष्ट्र के इलाके में होगा और यह विद्रोह 1840 ईस्वी में होगा। 1840 ईस्वी के अंदर में होगा साथियों, 1840 ईस्वी के अंदर में होगा। और यह आंदोलन कहां होगा? तो यह आंदोलन महाराष्ट्र में होगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे सतारा विद्रोह कहते हैं, हम इसे सतारा कहते हैं। अब आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। सवाल जो इसमें अंदर में आंदोलन आपको पहचाना हुआ दिख रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ सन्यासी विद्रोह ऐसा दिख रहा होगा जो आपको लगता होगा कि मैंने यार सन्यासी कहीं पढ़ रखा है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि शायद आपने सन्यासी विद्रोह कहीं पढ़ रखा है। तो मैं आपको सन्यासी विद्रोह की कहानी याद दिलाता हूं। सन्यासी विद्रोह की कहानी में दो टाइम पीरियड आता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 1763 होगा या आप इसे 1767 की बात करते हैं। बहुत सारी किताबों में 1763 रहता है और बहुत सारी किताबों के अंदर में 1770 रहता है, 1770 रहता है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सा होगा। तो आप दोनों को मानकर चल सकते हैं। लेकिन एंड टाइम जो है, दोनों का एंड टाइम की अगर आप बात करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि जो 1700 में शुरू हुआ तो लोग कहेंगे कि 1800 ईस्वी तक, और 1770 वाले को 1820 की संज्ञा दी जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था। तो आप जानते हैं कि सन्यासी विद्रोह जो है शुरुआत कहां हुई थी इसकी? तो बंगाल के इलाके में हुई थी। और बंगाल के इलाके के अंदर में आपको पता है कि यह विद्रोह जो है किसानों के द्वारा शुरू किया गया एक विद्रोह था। मूल कारण क्या था? यहां पर किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, अकाल लगातार पड़ रहे थे, किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, अकाल बहुत ज्यादा पड़ रहा था, अकाल लगातार पड़ रहा था, मतलब हर एक वर्ष गैप करके भी ऑल्टरनेट में। उसके अलावा आर्थिक रूप से लोगों के यहां काफी परेशानी थी, आर्थिक मंदी की स्थिति हुआ करती थी। उसके अलावा अंग्रेजों के अंदर में लूट खसोट जो है, अंग्रेजों के द्वारा जो लूट की कहानी थी, जो अंग्रेजों के द्वारा लूट खसोट की बीमारी थी, वो भी बीमारी पर्याप्त मात्रा में थी। और उसके अलावा साथियों बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से अशांति फैल गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब तो कारण है, राजनीतिक अशांति भी एक कारण है। लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहां से और उस क्वेश्चन पे आपको आंसर याद होना चाहिए। वो पूछता है कि इसका तात्कालिक कारण क्या था, इमीडिएट कारण क्या था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ठीक है ये सारे तो लॉन्ग टर्म कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था। तो आपको याद होगा कि हिंदू और मुसलमानों के जो तीर्थस्थल हुआ करते थे, उन तीर्थस्थलों के ऊपर साथियों क्या किया था? उन तीर्थस्थानों की यात्रा जो भी कोई करने जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हिंदू और मुसलमानों के तीर्थस्थान की यात्रा पर क्या किया गया था? हिंदू और मुसलमानों के तीर्थ स्थानों के यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जब तीर्थ स्थान की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया तब यह तीर्थ स्थान की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जब यात्रा पर प्रतिबंध हुआ साथियों तब जो है मामला बिगड़ गया। और तब जाकर मामला जब बिगड़ा, जब मामला बिगड़ा तो एक विद्रोह के रूप में निकल कर आया जिसे आप सन्यासी विद्रोह के रूप में जानते हैं। सन्यासी विद्रोह का अगर मूल इलाका पूछें तो सन्यासी विद्रोह का जो मूल इलाका था साथियों वो ढाका का इलाका हुआ करता था, जो बांग्लादेश वाला है। उसके अलावा मैमनपुर का इलाका हुआ करता था, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर था। ढाका का इलाका, मैमनपुर का इलाका और एक और इलाका हुआ करता था जिन्हें आप क्या कहते थे? तो रंगपुर के नाम से जानते थे। अब एक सवाल पूछेगा कि सन्यासी विद्रोह का आखिर जो है लीड किसने किया, इसका नेतृत्व किसने किया? तो मजमून शाह का नाम आता है और देवी चौधरानी का नाम आता है। जरा बताइए किसका नाम आता है? मजमून शाह का नाम आता है। सभी लोग कमेंट करिए, ये नाम एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। मजमून शाह के अलावा एक और नाम आता है जिसे आप देवी चौधरानी कहते हैं। देवी चौधरानी का आप नाम लेते हैं और कहते हैं कि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में मजमून शाह और साथ ही साथ देवी चौधरानी जो है इस रूप में निकल के आती है। मूल कारण जो है अकाल की परिस्थिति भी थी। आपको पता है कि अकाल की स्थिति इतनी ज्यादा भयंकर हो गई थी कि उस बंगाल के इलाके के अंदर में विद्रोहियों ने क्या किया था? तो विद्रोहियों ने पैरेलल गवर्नमेंट जो है स्थापित कर दी थी। हालांकि इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इस आंदोलन पर क्या कोई किताब लिखा गया है क्या? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक रचना की है साथियों, जरा कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस दर्दनाक घटना पर, यानी ये जो घटना हो इस पर एक किताब लिखी जिसे आप कहते हैं आनंद मठ। आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि आनंद मठ पर किस विद्रोह की चर्चा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आनंद मठ डैश देके लिखिए सन्यासी विद्रोह। कई बार एग्जाम के अंदर में पूछता है, इस प्रश्न का तो उत्तर ए हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछता है कि ये जो इलाका है, मतलब ये जो किताब लिखी गई है, कौन सी आनंद मठ जो किताब लिखी गई है उसमें किस विद्रोह की चर्चा है? तो आप भी जानते हैं कि सन्यासी विद्रोह की चर्चा है। अब आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि वो कौन व्यक्ति था जो इसका दमन कर दिया? इस सन्यासी विद्रोह के दमनकर्ता का नाम आपसे पूछा जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जब सन्यासी विद्रोह के दमनकर्ता का नाम पूछा जाएगा तो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वैरेन हास्टिंग होंगे। वैरेन हास्टिंग ही जो वो क्या करेंगे? तो वैरेन हास्टिंग ही इसके दमनकर्ता के रूप में जाने जाएंगे और वो आकर इस आंदोलन का दमन कर देंगे। अगला कोई स्लाइड आएगा जहां पर भील विद्रोह रहेगा, तो वहीं पर मैं भील को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं यहां भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यहां मजा नहीं आएगा। सबसे ज्यादा जो है इसको प्रयास करेंगे कि भील जो है, जब भील आंदोलन का कोई टॉपिक आएगा तो वहां पर जो है हम लोग भील को क्या करेंगे? तो समाप्त कर देंगे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 1859 से लेकर 16 में दिगंबर बिस्वास, यही आंसर आ गया। दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्या यह मिंडा विद्रोह था, क्या यह कूका विद्रोह था, नील विद्रोह था या फराजी आंदोलन था? अब नाम आपको याद होगा दिगंबर बिस्वास का, और जब आपको दिगंबर बिस्वास का नाम याद है तो आप जानते हैं कि इस प्रश्न का बात क्या होगा। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि जब दिगंबर विश्वास का नाम आएगा तो सबसे पहले जो उत्तर जाएगा वो कोई और नहीं होगा बल्कि नील विद्रोह होगा। अब नील विद्रोह की जब कहानी शुरू होगी तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि यह आंदोलन किस इलाके में था। मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं ताकि आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाएं। तो बंगाल के इलाके में आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के किस जिला में, तो आप कहेंगे बंगाल के नाडिया जिले में। अब आपसे पूछा जाएगा कि नाडिया जिले के किस गांव में, तो गोविंद नाम याद रखिएगा, गोविंदपुर गांव में। किस गांव में साथियों? तो गोविंदपुर गांव में। इस बात को ध्यान रखिएगा, गोविंदपुर के गांव में, गोविंदपुर का गांव था। अब दूसरा एक और टाइम पूछा जाएगा कि इसका आंदोलन का टाइम पीरियड क्या है, तो आप कहेंगे 1859 से लेकर 1860 तक का इलाका हुआ करता था।
1859 से लेकर 1860 तक का। दूसरा आपसे पूछेगा कि इस आंदोलन के अंदर में नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता के अंदर में आप जानते ही हैं, एक नाम आप लेते हैं दिगंबर विश्वास का और दूसरा नाम लेते हैं विष्णु विश्वास का। तो दिगंबर और विष्णु विश्वास की जब आप बात करते हैं तो दिगंबर और विष्णु विश्वास ये दो नाम हुआ करते थे जिन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। और मामला क्या था, आप जानते हैं कि इस इलाके के अंदर में एक स्थानीय भाषा हुआ करती थी, उस भाषा में हम इसको क्या कहते थे, तो इस पूरी प्रक्रिया चलती थी, यहाँ एक प्रथा थी जिसका नाम था ददनी प्रथा। क्या नाम था, ददनी प्रथा। सभी लोग कमेंट कीजिए, आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि ददनी प्रथा का संबंध किससे है, तो ददनी प्रथा का संबंध साथियों इसी बंगाल के नील से है। अब आपको नील विद्रोह से याद आ रहा होगा, जब चंपारण हमने पढ़ा था, नील विद्रोह से आपको याद आ रहा होगा चंपारण। नील विद्रोह से एक और बात याद आ रही होगी, और वो ये बात याद है नील दर्पण नाम की एक नाटक की किताब। तो जरा मुझे बताइए कि नील दर्पण की जब आपसे बात करें तो मुझे बताइए कि जो ये नील दर्पण है ये किसके द्वारा लिखा गया है, दीनबंधु मित्रा के द्वारा। सभी लोग कमेंट करेंगे किसके द्वारा, तो दीनबंधु मित्रा। साथियों ध्यान रखेंगे, दीनबंधु मित्रा के द्वारा, दीनबंधु मित्रा के द्वारा जो है ये क्या किया गया है, इसे लिखा गया है। इससे ज्यादा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा नील विद्रोह में। नील विद्रोह का मामला क्या था, तो आप भी जानते हैं कि मामला बस इतना हुआ करता था कि जो वहां के किसान हुआ करते थे वो किसान से जबरदस्ती नील का खेती कराया जाता था। नील विद्रोह का यही कहानी था। उससे क्या होता था, तो आपको ही पता है कि जो जमीनें हैं वो बंजर हो जाती थी, और उसके बाद वो तमाम कहानियां जो आपने क्लासरूम में पढ़ रखा है वही इस प्रश्न का सही उत्तर की ओर आपको ले जाएगा। उसके अलावा आप बात कर लीजिए कूका विद्रोह की, आप बात कर लीजिए फराजी आंदोलन की, आप बात कर लीजिए मुंडा की। जब आप मुंडा आंदोलन की बात करते हैं तो आपको ही पता है कि मुंडा का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो बिरसा मुंडा ने किया था। साथियों बिरसा मुंडा ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। मामला क्या था, तो आपको ही पता है कि इनके जो जंगल के इलाके हुआ करते थे वहां पर अंग्रेजी हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। इन्होंने कानून बनाकर जो वन कानूनों के अंदर में बदलाव कर दिया था, साहूकारों की एंट्री हो गई थी, और वही साहूकार जो है आपको पता है कि आगे धीरे धीरे जमींदार के रूप में परिवर्तित हो रहे थे। वहीं अगर हम फराजी आंदोलन की बात करें तो ये राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ आंदोलन हुआ करता था। और अगर हम कूका आंदोलन की बात करें, अगर हम कूका विद्रोह की बात करें तो कूका विद्रोह के अंदर में साथियों अगर हम बात करें, अगर हम कूका विद्रोह की बात आंदोलन की बात करें, कूका आंदोलन की बात करें तो आपसे पूछता है कि कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो जरा बताइए कि कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अच्छा ये भी बताइए कि फराजी का किसने किया। तो फराजी में आपने एक नाम सुना होगा साथियों, हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह सुना होगा। एक और नाम सुना होगा जो नाम था दद्दू मियां का नाम इनके बेटे हुआ करते थे, दद्दू मियां। और मुंडा विद्रोह के अंदर में बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। कूका विद्रोह के अंदर में आपने भगत जवाहरमल का नाम सुना होगा। बहुत लोग भगतमल भी कहते हैं, बहुत लोग जवाहरमल भी कहते हैं। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। इस बात का जो सही उत्तर हो जाएगा सभी के ऊपर आ गया है। मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया है, टाइफाइड हो गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई तो ऑब्जेक्टिव में क्या टिक करा के आगे बढ़ूंगा क्या। जियातरंग आंदोलन आपको याद होगा, क्या ये नागालैंड में हुआ था, त्रिपुरा में, मणिपुर में, या मिजोरम के इलाके में। आपसे पूछ रहा है कि जिस जियातरंग आंदोलन की बात कर रहा है आपको याद होगा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था, और यह आंदोलन कहां हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था। मामला बस क्या था आपको याद होगा, जब हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक आंदोलन पढ़ाया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ये मणिपुर का इलाका हुआ करता था, मणिपुर का जो इलाका हुआ करता था, उसी मणिपुर के इलाके के अंदर में एक लड़की हुआ करती थी जिसकी उम्र किसी किताब में 13 बरस मिलती है और किसी किताब में 17 बरस मिलती है। वहां पर एक मणिपुर के अंदर में एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था जदोनाग यदुनाग। क्या नाम था, उनका नाम था जदोनाग। उनका नाम हुआ करता था जदोनाग, अरे यार, जदोनाग यदुनाग, ऐसी कुछ नाम हुआ करता था। ठीक है, यदुनांग कहते थे। इस व्यक्ति की आपको पता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था, और उसके बाद ये आदमी, जब इस आदमी की मृत्यु हो जाती है तो एक महिला होती है जिसका नाम होता है रानी गाइडेनलू। एक महिला होती है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है गाइडेनलू। और गाइडेनलू जो महिला होती है, यही जो गाइडेनलू महिला होती है, ये आंदोलन का नेतृत्व करती है। बाद में इसे एक उपाधि दी जाती है और वो उपाधि रानी की होती है। और एग्जाम में पूछता है कि रानी की उपाधि किसने दी, तो आपको एग्जाम के अंदर में उत्तर करना है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने यह उपाधि दी थी, याद रखिएगा, रानी गाइडेनलू की उपाधि हुआ करती थी। और ये जो आंदोलन हुआ करता था वो जो है आंदोलन जो हुआ करता था वो आंदोलन जो है जदोनांग का आंदोलन हुआ करता था। और ये आंदोलन जो है जदोनांग आंदोलन था। यह आंदोलन जो है जदोनांग का आंदोलन था। ठीक है, उसके अलावा आपको याद होगा कि ये महिला को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस गाइडेनलू को जब जेल में डाल दिया गया तो ये लड़की लगभग 18 साल जेल में रही। 17 से 18 साल ये लड़की जेल में रही। और जब आजाद हो गया हमारा देश तो आजादी के बाद ही इसको जेल से आजादी मिली। और इसी लड़की को किसने, आपसे एग्जाम में पूछता है कि किसने रानी की उपाधि दी, तो याद रखिएगा रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बढ़े अगले प्रश्न में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था, 1895 में, 1879 में, 1880 में, 1885 में। तो आप भी जानते हैं दक्कन के अंदर में जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो मूलतः वहां पे प्रॉब्लम क्या था, मूलतः प्रॉब्लम दो कम्युनिटी के बीच में था। एक तरफ किसान हुआ करते थे तो दूसरी तरफ धनाढ्य वर्ग जिन्हें आप साहूकार कहते हैं, तो दूसरी तरफ धनाढ्य वर्ग हुआ करते थे जिन्हें आप साहूकार कहते हैं। इन्हीं दोनों के हितों का टकराव था। और यही टकराव जो है कारण क्या बना, तो यही टकराव जो है कारण बना इस आंदोलन का, जिसे आप दक्कन विवाद के रूप में जानते हैं। मूल रूप से आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का इलाका भी काफी ज्यादा इसमें शामिल था, जिसमें पूना है, अहमदनगर है, सनी सिंगापुर, शिरडी वाला इलाका है, वहां पर खूब ज्यादा इसका प्रभाव हुआ था। बाद में इतना ज्यादा उपद्रव बढ़ गया कि एक आयोग की नियुक्ति की गई और उसके बाद इस आयोग का एक रिपोर्ट आया और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1879 में एक राहत अधिनियम जारी किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कृषक आंदोलनों में से काल क्रमानुसार अंतिम कौन था। आपसे पूछ रहा है कि आंदोलनों को आप खड़ा कर दीजिए और खड़ा करने के बाद लाइन से अरेंज कर दीजिए और अरेंज करने के बाद आप बताइए कि सबसे अंतिम में जो है आंदोलन कौन सा हुआ था। तो देखिए आपको याद होगा कि चंपारण का इलाका 1917 में, आपको याद होगा खेरा 1918 में, बारदोली आपको याद होगा इसी 1980 1920 तक का टाइम पीरियड। लेकिन तेभागा की आप बात करते हैं, तेभागा आंदोलन के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि वही तेभागा आंदोलन है जो 1946 1947 तक चला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1946 1947 तक ये आंदोलन चला था। ये सबसे ज्यादा ये किससे संबंधित था, तो आप भी जानते हैं कि जो बटाईदार होते हैं उन्हीं बटाईदार किसानों से
संबंधित ये मामला हुआ करता था, इसीलिए इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या चला जाएगा, तेभागा आंदोलन चला जाएगा। बारदोली के अंदर में आपको बताइए गुजरात वाला मामला है, ये गुजरात वाला मामला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चंपारण आपको बताइए मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, और खेरा भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। यहां पर उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो पहले की क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। सेम चीज को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। बारदोली सत्याग्रह क्या लिख दिया मैंने, 1928 होगा ना, बारदोली 1928, 1928 का टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट, सिद्धू और कानू किस आंदोलन से, तो अभी डिस्कस किया था, संथाल आंदोलन से। आपको भी याद होगा 4 नाम थे, 2 नाम छूटा हुआ है, एक नाम है चांद और दूसरा नाम क्या है, भैरव है। मामला क्या था ये भी याद होगा, ये जो है मामला संथालों का हुआ करता था। संथाल एक प्रजाति हुआ करती थी, आपको याद होगा, और इनसे जो है बेगारी कराई गई थी। इनसे क्या करवाया गया था, बेगारी करवाया गया था। जब रेलवे की पटरियां बिछ रही थी, तो रेलवे की जब पटरियां बिछ रही थी रानीगंज तक, भागलपुर से लेकर रानीगंज, तो रेलवे की जो पटरी बिछाने का काम था वो पटरी इनसे बिछवा लिया गया। उसके बदले जब इन लोगों ने पैसा मांगा तो इन्हें पैसा नहीं दिया गया। उसके अलावा चोरी का जो इल्जाम लगा दिया गया, और चोरी का इल्जाम लगाकर किसी लोगों पर मुकदमा कर दिया गया था। उसके बाद आपको याद होगा एक डेट जिसे आप कहते हैं 30 जून 1855, और यही वो टाइम पीरियड हुआ करता था 1855। भगनाडीह का इलाका हुआ करता था, और उसी भगनाडीह के इलाके में साथियों क्या हुआ, लगभग 6 से 7 हजार लोग, 6000 से 7 हजार लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने आंदोलन का बिगुल बजा दिया था। इस विद्रोह के इलाके को हम क्या कहते हैं, तो आप भी जानते हैं, दामने कोह नाम से है। दामने कोह नाम से ये जो है, दामने कोह नाम से फेमस है। उसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि इसके इलाके के अंदर में राजमहल की पहाड़ियों की जब हम बात करते हैं, तो ये आंदोलन भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों से लेकर जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें 4 लोग हुआ करते थे। अंत क्या हुआ, अंत में तो ये युद्ध में पराजित हो जाएंगे, लेकिन इनको इनाम के रूप में सरदार संथाल परगना दे दिया जाएगा। संथाल परगना जो है अलग से अलॉट कर दिया जाएगा, और यही संथाल विद्रोह का क्या हो जाएगा, जीत हो जाएगा। इसके प्रमुख नेता सिद्धू, कानू और चांद और भैरव हुआ करते थे। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, विल मूव फॉरवर्ड। सर हम कलुआ हैं, मेरा ब्याह एक लड़का कह रहा है कि सर हम कलुआ हैं। कर लिया फैसला, इस बार मेरे गांव में मेरा ही शोर होगा, या तो बीपीएससी ट्रीवैक, जिंदगी से फ्री होगा। मारेंगे बुक्का कहीं का, जिंदगी से फ्री होंगे। जानते हो एक कहानी याद है, एक बार मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था, तो एक लड़की थी, एक लड़का था, एक कैरेक्टर है, मान लो एक लड़का है एक लड़की है। कौन बहुत हल्ला कर रहा है भाई, विभा जो है, विभा बहुत हल्ला कर रही है। तो विभा जो है हल्ला कर रही है, तो एक लड़का हुआ करता था, कौन लड़का हल्ला कर रहा है, सोनू हल्ला कर रहा है, सोनू। तो सोनू को पता चला कि जो विभा अलेक्जेंडर हैं, विभा अलेक्जेंडर नाम रख दीजिए, दिल पे बुरा नहीं लगे, तो इसने विभा अलेक्जेंडर को फोन किया कि ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम शादी कर रही हो, ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम शादी कर रही हो। तो विभा अलेक्जेंडर बोली हाँ कर रही हूं, पर वो तो कलुआ है। तो फटाक से बोला वो तो कलुआ है। तो रिप्लाई क्या आया, रिप्लाई आया काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी हो तो कलुआ भी अच्छा लगता है। तो इसलिए सरकारी नौकरी का जो है बड़ा ही क्रेज है, और रिप्लाई बड़ा मस्त आया। उसने कहा कि वो तो कलुआ है, तो इसने रिप्लाई दिया, कहा कि काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी हो तो कलुआ भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरी वालों का बहुत डिमांड है। रंग रूप कोई भी भैरी नहीं करेगा, रंग रूप कोई भी भैरी नहीं करेगा, लेकिन अगर सरकारी नौकरी आपकी हो गई तो आपका जिंदगी सेट है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मस्त होकर पढ़ाई कीजिए, अपने रंग वंग से आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मतलब 1% आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, मतलब जरा सा भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1806 में पहला गंभीर विद्रोह कहां हुआ था, तो याद करिए, आपको जब मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने बताया था कि 1806 के अंदर में वेल्लोर में एक विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह क्या था, तो ये ना तो कुछ था, ये सीधा का सीधा सैनिक विद्रोह था। ये गलत क्वेश्चन डल गया है, ये सीधा का सीधा क्या था, रिवोल्ट ऑफ 1851 का जो सीरीज था उसमें सबसे पहला ये सैनिक विद्रोह था। मामला बस कुछ नहीं था, मामला था कि नए नए नियम लगा दिए गए थे। जो सिपाही हुआ करते थे मद्रास के अंदर में, क्या हुआ था, तो सिपाहियों पर नए नियम लगा दिए गए थे। नया नियम क्या था, धार्मिक रूप से इनको चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया था, धार्मिक रूप से इन पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया था। जैसे अगर हम बात करें तो इनको कहा गया था कि आप अपनी मूछें कटवा लीजिए, इनको कहा गया था कि आप सिखों को कहा गया आप पगड़ी मत बांधिए, हिंदू को कहा गया कि आप तिलक न लगाइए, जो आप माथा पे तिलक है तो तिलक न लगाएं कहा गया, सिखों को कहा गया कि आप पगड़ी मत बांधें, पगड़ी मत बांधें, पगड़ी मत बांधें। मुसलमानों को कहा गया कि आप दाढ़ी मूछ जो आप रखते हैं वो दाढ़ी और मूछें जो हैं, दाढ़ी और मूछें न रखें। मतलब इस तरह से धार्मिक उपबंध लगाए गए और उनके ऊपर दबाव बनाया गया। उनको कहा गया कि आप कान में बाली न पहने, है ना, चमड़ा की टोपी पहनने को दिया गया और बोला गया कि चमड़ा का टोपी पहन लो। उसने ऊपर में तुर्रा लगा हुआ था और लोगों को पता चला कि जो चमड़ा का टोपी है इसमें गाय और सुअर की चर्बी का खाल मिला हुआ है। अब सैनिक जो है खिसिया गए, विद्रोह कर दिया, और उसी विद्रोह को आप बेलूर विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना, सबको क्लियर है? नेक्स्ट,
किसान आंदोलन के दौरान राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा निम्नांकित में से बिजौलिया का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? क्या तेज सिंह को, केसरी सिंह को, अमर सिंह राणावत को, या कामदार हरिलाल को, हीरालाल को? तो याद होगा कि जब बिजौलिया आंदोलन आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जब किसान आंदोलन जो बिजौलिया चल रहा था इसका नेतृत्व कर रहे थे राव पृथ्वी सिंह, जब उनकी डेथ हो जाती है, जब वो मर जाते हैं, तो अमर सिंह राणावत होते हैं साथियों। अमर सिंह राणावत जिनको जो है सरकार जो है अपनी तरफ से प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है। मामला क्या होता है? मामला बस इतना ही होता है कि इनका जो बेटा होता है वो नाबालिग होता है, और नाबालिग होने के कारण जो है कम उम्र का होता है, और जब ये नाबालिग होता है तो वैसी परिस्थिति के अंदर में, जब ये नाबालिग होता है तो वैसी परिस्थिति के अंदर में राज्य सरकार जो है मुकदमा जाती है, कोर्ट में मामला जाता है, और अंत में कोर्ट कहता है कि ना ना, अमर सिंह राणावत को हम क्या करेंगे? तो अमर सिंह राणावत को हम प्रशासक के रूप में नियुक्त करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप ये तो जन्मे करते हैं, जिनको जिनको शिक्षक भर्ती परीक्षा में रिजल्ट लेना है तो आपके लिए बेस्ट बैच साबित हो सकता है। एक रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्लास के अंदर में अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करके काफी ज्यादा ज्ञानार्जन कर सकते हैं, और यूं कहे तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ था? कोलियारी में हुआ था, मावड़ी में हुआ था, झरौल में हुआ था, बसिया में हुआ था। अब ये मोतीलाल तेजावत हुआ कौन करते थे? आपके मन में एक टेंशन होगा। मेन मामला कुछ नहीं हुआ करता था, राजस्थान के इलाके में यानी मेवाड़ी इलाके के अंदर में एक आदिवासी क्षेत्र जिसका नाम है फलासिया, उसी फलासिया के ये हुआ करते थे, और मूल रूप से ये कामगार हुआ करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोलियारी इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन संथाल विद्रोह का नेता नहीं था? अभी बताया सिद्धो, चांद, कान्हू, जगरनाथ नहीं हुआ करता था। आपको याद है कि चार नेता का नाम याद रखना, सिद्धो, कान्हू, चांदो, भैरव, ये चार नाम याद रखने हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है। संथाल की बात करते हैं तो आपको पता है झारखंड का छोटा नागपुर का पठारी इलाका हुआ करता था, है ना? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन 1932-33 के कोल विद्रोह का हिस्सा नहीं था? क्या ये उड़ाव, टोटो, होस या मुंडा? देखिए एक बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 1832-33 के अलावा टाइम पीरियड के अंदर में ये कौन सा इलाका था जहां पे ये आंदोलन में हिस्सा नहीं था? अब देखिए, जब आप जनजातियों की बात करेंगे तो आप भी जानते हैं कि इन आंदोलनों, इन टाइम पीरियड के दौरान विभिन्न जनजातियों ने विभिन्न क्या किया था? तो विभिन्न जनजातियों ने हिस्सा लिया था, विभिन्न जनजातियों ने हिस्सा लिया था। उस जनजाति के अंदर में टोटो जो जनजाति होती थी, ये टोटो जनजाति इसका हिस्सा नहीं थी, जबकि कोल के अंदर में उड़ाव भी भाग लिया था, होस ने भी भाग लिया था, और मुंडा ने भी इस आंदोलन के अंदर में अपनी हिस्सेदारी को जमाया था। चूंकि क्यों किया था? क्योंकि आपको बताया कि 1831 ईस्वी के अंदर में कोल विद्रोह शुरू हुआ था। 1830 के अंदर में बहुत लोग 30-31 लिखते हैं, बहुत लोग 1831 भी लिखते हैं। तो 1830 के अंदर में आपको पता है कि विद्रोह शुरू हुआ था, और इस विद्रोह ने क्या किया था? तो इस विद्रोह ने अंग्रेजों को काफी ज्यादा परेशान किया था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी दुर्लभ नीतियों का इस्तेमाल करते हुए, कूटनीति और शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस आंदोलन का दमन कर दिया था। अब आपको बता दें कि ये टोटो जनजाति की जो बात कर रहे हैं, ये टोटो जनजाति आखिर कहां पाई जाती है? ये टोटो जनजाति साथी बंगाल के क्षेत्रों में पाई जाती है, मूलतः बंगाल में पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, बंगाल में पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा के इलाकों के अंदर में भी साथियों, उड़ीसा के इलाकों में भी ये थोड़ी बहुत पाई जाती है। 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में किसने अंग्रेजों की मदद की थी? वो कौन व्यक्ति था जिसने हमारे पीठ पर छुरा घोंपा था? वो कौन व्यक्ति था जिसने हमारे पीठ पर छुरा घोंपा था? तो आपको याद होगा कि बुंदेला विद्रोह की जब आप बात करते हैं तो उसमें जो है मर्दन सिंह हुआ करते थे, और यही मर्दन सिंह व्यक्ति ने अपने, देखिए, अपना लोग जब तक पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा तब तक काम नहीं हो सकता है। आपको याद होगा कि एक नरहट का इलाका हुआ करता था, दूसरा चंद्रापुर का इलाका हुआ करता था, चिरगांव का इलाका हुआ करता था, हीरापुर का इलाका हुआ करता था, नटवर सिंह जैसे लोग हुआ करते थे। ठाकुरों ने जमकर हिस्सा लिया था। लेकिन बुंदेला विद्रोह का जब दमन करने के लिए चार्ल्स फ्रेजर एक व्यक्ति हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, जिनका नाम था चार्ल्स फ्रेजर। और जो ये चार्ल्स फ्रेजर हुआ करते थे, जब इन्होंने दमन की तैयारी की तो एक अपने ही व्यक्ति ने दगा दे दिया जिसका नाम था मर्दन सिंह। मर्दन सिंह ने क्या कर लिया? ये भी ठाकुर हुआ करते थे। और ग्वालियर के सिंधिया आपको तो याद ही होंगे, ग्वालियर के सिंधिया आपको याद होंगे, ओरछा की रानी आपको याद होंगी, 2-3 लोग और भी थे, ये अकेले नहीं थे। इनके अलावा ग्वालियर के सिंधिया हुआ करते थे, ग्वालियर के सिंधिया हुआ करते थे। उसके अलावा ओरछा की रानी हुआ करती थी, ओरछा की रानी हुआ करती थी। ऐसे तमाम लोग हुआ करते थे, ओरछा की रानी हुआ करती थी। ऐसे तमाम लोग हुआ करते थे जिन्होंने भारतीयों के पीठ में कई बार खंजर घोंपा है। अच्छा, वो छोड़िए, ये साहब सिंधिया तो 1857 में भी बदनाम थे। 1857 के अंदर में भी इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी चौखट से लौटा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने क्या किया था? चौखट से लौटा दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसमें सुनबे नहीं करेंगे, आंसर मारिए। खासी विद्रोह के नेता कौन थे? ये भी 1 मिनट के लिए नहीं सुनेंगे, ये भी 1 मिनट के लिए नहीं सुनेंगे। खासी विद्रोह की जब बात आती है तो आप भी जानते हैं कि तीरथ सिंह हुआ करते थे। और खासी विद्रोह में क्या था? तो आपको याद होगा कि जयंतिया और खासी की पहाड़ियां, बंगाल का इलाका जो ऊपर अभी जो आप कहते हैं ना कि गारो और खासी, अभी याद है आपको? उन्हीं गारो और जयंतिया, पूर्व के अंदर में जयंतिया और पश्चिम में जयंतिया और गारो वाली कहानी, इन्हीं दोनों के बीच के इलाके के अंदर में आपको पता है कि यहाँ पर कौन रहते थे? तो यहाँ पर खासी लोग रहते थे, खासी जनजाति रहती थी। और आपको याद होगा, मैंने क्लास में भी पढ़ाया है बहुत बार, कितनी बार ये मौका आता है तो आपको पता होगा कि इस इलाके के अंदर में धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना फिल्ट्रेशन शुरू किया। अब जैसे ही वहां पर फिल्ट्रेशन शुरू किया तो तीरथ सिंह व्यक्ति थे, तीरथ सिंह ने जब आवाज को बुलंद कर दिया, कब आवाज बुलंद किया था? तो ये भी याद होगा, 1829 का टाइम पीरियड हुआ करता था। बाद में तीरथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद साथियों क्या किया गया? तो गिरफ्तार करने के बाद साथियों फांसी की सजा दे दी गई, इनको फांसी दे दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1859 के नील विद्रोह को अनिवार्य प्रभावित करने वाला नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? अभी डिस्कस किया था, ये दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है के बारे में पूछ रहा है। टेक्निकल टीम को 50 बार कॉल कर किए हैं सर। आप रतिया में फोन कीजिएगा तो नहीं उठाएगी टेक्निकल टीम, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उठाएगी, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि आप लोग करते हैं होशियारी, कुछ है। मिथुन भाई, आपका आईडी लॉक हो गया होगा, मुझे जहां तक लगता है यही परेशानी हुई होगी। तो प्रॉब्लम ये है मिथुन भाई कि अपना आईडी पासवर्ड आप बात दीजिएगा। हम तो आपका नंबर जानते नहीं है। हमारे यहाँ मान लीजिए 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या हम आपको जानते हैं कि आपका नंबर, मोबाइल नंबर क्या है? मेरे भाई नहीं जानते। जब हम आपका मोबाइल नंबर नहीं जानते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं? आप झूठ बोलते हैं कि हम तो किसी को देवे नहीं किए थे। कंप्यूटर में सब लोग जाता है कि ये मिथुन नाम का लड़का का आईडी है, कोई प्रियंका नाम की लड़की के मोबाइल में खुला था, उसने ये वीडियो देखा, यहां तक देखा, ये पीडीएफ डाउनलोड किया, ये नोट्स डाउनलोड किया, ये टेस्ट दिया, इतना नंबर टेस्ट में आया, इतना बज के इतना मिनट के इतना सेकंड में लॉगिन किया, इतना बज के इतना सेकंड में
ये वीडियो देखा, पूरा बही खाता खुल जाता है और आप झूठ पर झूठ बोले जाते हैं कि ना ना हम तो देवे नहीं किए हैं, हम तो किसी को देवे नहीं किए हैं, है ना। यही प्रॉब्लम होता है, आप लोग झूठ बोल देते हैं। आपसे कई बार कहा गया है कि आईडी पासवर्ड मत बांटिए, आईडी पासवर्ड मत बांटिए, ऑटोमेटिक सिस्टम ही खोज के लॉक कर देता है, लेकिन आप तो मन में नहीं करिएगा, आप ना क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम बात कर लेते हैं आगे की। अब हम बात करते हैं आगे की। दक्कन 1875 में हुआ था, रामोसी 1811। नहीं 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 नहीं, गलत है। गलत क्यों है, ये आंसर हो जाएगा। ये 1810 नहीं 1822 का टाइम पीरियड हुआ करता था। और रामोसी विद्रोह की बात आपको याद होगी कि रामोसी में मामला क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे, याद है, सरदार चित्तर सिंह, उन्होंने विद्रोह किया था। सतारा और आसपास का इलाका हुआ करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोहों का सही कालानुक्रम क्या है? जबलपुर के बुंदेलों का विद्रोह, मैसूर के किसानों का विद्रोह, बेलुथम्पी का विद्रोह और तमिलनाडु के पालीगारों का विद्रोह। आपसे बोल रहा है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए, तभी तो मेरा भी लॉक है, तो बुक का लॉक होगा नहीं तुम्हारा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु के पालीगर का विद्रोह। तो 1801 के अंदर में आपको याद होगा, आपने क्लास में पढ़ा होगा, 1801 के अंदर में कटवामन हुआ करते थे, उसी कटवामन के नेतृत्व में ये चला था। उसके बाद आपको याद होगा केरल के ट्रैवनकोर के अंदर में 1805 में थम्पी, वेलुथम्पी का विद्रोह। फिर मैसूर आपको याद होगा 1830 में, मैसूर के अंदर में 1830-31 के अंदर में मैसूर के किसानों का विद्रोह। और जबलपुर के अंदर में बुंदेलों का विद्रोह जब पूछेगा तो ये बुंदेलों का विद्रोह हुआ था 1842 में, 1842 में। तो देखिए नीचे से एकदम लाइलेक्स 4321 कहीं है, 4213 कहीं नहीं है ऑप्शन में जी। बेलुथम्पी का जो विद्रोह था वो 1805 में हुआ था, ये तो सही बात है, ये भी हो गया। मैसूर का विद्रोह जो है किसानों का विद्रोह हुआ करता था 1830 में, है ना। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ई ऑप्शन बना लीजिए मेरे भाई, ई ऑप्शन बना लीजिए। और ई ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। और यही ई ऑप्शन आपका आंसर। बंगाली लेखक दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण किसके अत्याचारों का वर्णन करता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि नील दर्पण नील आंदोलन, नील विद्रोह के दौरान लिखा गया था। और आपको पता है कि नील बगान मालिक जो हुआ करते थे किस प्रकार से अत्याचार करते थे, उसी का ये कहानी है। मैंने क्लास में पढ़ाया होगा कि यहाँ केहुनी से लेकर यहाँ तक के मांस नोचवा लिया जाता है, गरम चिमटा से नोचवा दिया जाता था। और नोचवाने के बाद ये कहानी क्या होती थी आपको पता ही है ना। तो नील दर्पण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है क्लास के अंदर में पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सर को सब पता है, हम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है। फातिमी जी, फातिमी जी तुम कहाँ थी? अभी अभी एक कहानी हम सुनाए हैं, उस कहानी में तुम नहीं थी। चलिए फातिमी पे सुना देते हैं। एगो फातिमी नाम की लड़की थी मान लेते हैं, और एगो जो है अरबाज नाम का लड़का था, अरबाज। फातिमी को इस अरबाज ने फोन किया, बोला हेलो मैं ये क्या सुन रहा हूं, तुम शादी कर रही हो? तो फातिमी बोली कि हाँ कर रही हूं, पर वो तो कलुआ है, पर वो तो कलुआ है। अब फातिमी को टेंशन हो गया कि हमारे होने वाले पति को कलुआ बोल रहा है। तो फातिमी ने कहा कि काजू बादाम डालो तुम हलवा, काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी हो तो कलुआ भी अच्छा लगता है। और तब जाकर जो है फातिमी ने कहा कि हमारा कलुआ जो है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझे। तो काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी हो तो कलुआ भी अच्छा लगता है। समझ में आई बात? अब आपको मिजाज हरियर हो गया होगा एकदम। आइए, नील दर्पण नाटक की प्रेरणा क्या है भाई? तो नील ही है इसमें, और आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अवध में इक्का किससे था भाई? तो इक्का आपको ही पता है, किसानों का संगठन हुआ करता था, इक्का किसान आंदोलन था, अवध के इलाके में चलाया गया था। आपसे सबसे पहले पूछेगा किन इलाकों में, तो आप भी जानते हैं कि अवध के इलाकों में। टाइम पीरियड पूछेगा तो 1920 से लेकर 1921 तक का टाइम पीरियड, जो सबसे प्रोमिनेंट इलाका। आपसे पूछेगा कि यूपी के किन किन इलाकों में, तो सबसे पहले आप कहेंगे बहराइच का इलाका, उसके अलावा आप कहेंगे सुल्तानपुर का इलाका, उसके अलावा पूछेंगे तो कहेगा हरदोई का इलाका, उसके अलावा कहेगा सुल्तानपुर का, बहराइच का, हरदोई का। उसके अलावा बात करेंगे तो बाराबंकी का इलाका, उसके बाद बात करेंगे तो बाराबंकी का क्षेत्र, उसके बाद बाराबंकी के बाद आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ के बगल में क्या सीतापुर का इलाका। इन तमाम इलाकों के अंदर में यह आंदोलन क्या था, इन इलाकों के अंदर में यह आंदोलन प्रोमिनेंटली था। और इसका मामला क्या था? तो ज्यादा टैक्स लगान, जितने भी किसान आंदोलन होंगे उसमें मैक्सिमम केस क्या होगा, जबरदस्ती टैक्स का वसूली करना, लगान की वसूली करना, फसल खराब हो जाए उसके बावजूद लगान की वसूली करना, जबरदस्ती खेत को हथिया लेना, जबरदस्ती खेत को छीन लेना, यही सब कहानी हो। और क्या हो, यही होगा। बिजौलिया किसान आंदोलन में के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा, देखिए ये एक लाइन का फैक्ट है, विद्या प्रचारणी सभा आंसर होगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने ही विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। मामला यह है 1914 ईस्वी का, 1914 एडी की, एडी नहीं बीसी की। और 1914 ईस्वी के अंदर में विजय सिंह पथिक हुआ करते थे, और इन्होंने बहुत सारे संगठनों का इस्तेमाल किया था। आगे भी ये बहुत सारे करेंगे। एक और इनका संगठन था राजस्थान सेवा संघ नाम का, उसके अलावा उत्तर भारत के अंदर भी इन्होंने बनाया, दक्षिण भारत के अंदर बनाया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखे गए किस नाटक में बंगाल के बगान मजदूर, तो आप भी जानते हैं नील दर्पण घुमा घुमा के पूछ रहा है। भारत में किसान आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा पूछ रहा है सही नहीं है? जरा इसको VVI लगा लीजिएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन से ना आपके एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, है ना। TRE 4 के बारे में बताइए, कंफ्यूज है, थोड़ा आराम कर लो भाई, थोड़ा आराम कर लो तो बता देंगे, आप बिल्कुल मत चिंता करो, ठीक है। अब सुनो, तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और इन्होंने ही 1936 के अंदर में क्या किया था? तो याद होगा अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा जो है, अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन किया था। तो ये भी आपको याद होगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन जो है इन्होंने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट द्वारा 1938 में, नहीं, गलत, ये स्टेटमेंट गलत है, और यही आंसर भी हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्टों के द्वारा, याद रखिएगा साथियों, कांग्रेस सोशलिस्टों के द्वारा उत्कल किसान संघ जो है उसका गठन 1935 में किया गया था। ये 38 में नहीं, इसका गठन 1935 में किया गया था। और मालती चौधरी हुआ करती थी, कौन हुआ करती थी? तो मालती चौधरी हुआ करती थी, और उसी मालती चौधरी ने इसका क्या किया था? गठन किया था। नीचे भी देख लेते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता NG रंगा ने आंध्रा में अनेक किसान मार्च, बिल्कुल सही, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और 1935 में मद्रास प्रेसिडेंसी के किसानों का प्रचार किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे गलत पूछ रहा है, आंसर भी।
ये पीजीटी टीजीटी आपको बताएंगे। आदिवासी विद्रोह के बारे में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी आई है, आप इससे बहुत सारे फैक्ट्स को समझ पाएंगे, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लिटन की नस्ल भेदभाव की नीतियों के कारण वासुदेव बलवंत फड़के ने सशस्त्र विद्रोह तेजी से भड़का। अब आपको याद होगा कि जब लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड कब तक, तो लॉर्ड लिटन का आपको भी पता है कि लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड हुआ करता था 1876 से लेकर 1880 तक। और ये जो वासुदेव बलवंत फड़के हुआ करते थे, ये जो वासुदेव बलवंत फड़के हुआ करते थे, इस वासुदेव बलवंत ने तो किया था, ये परेशान था कि भाई किसान की स्थिति बड़ी खराब है और वो बोलते थे कि स्वराज लाना हो, लेकिन लॉर्ड लिटन की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, इस लॉर्ड लिटन का कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने विद्रोह किया, विद्रोह का रीजन भी आपको मैंने बताया, ये चाहते थे कि स्वराज आए, ये चाहते थे कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी जनजातियां, चाहे वो भील हैं, कोल हैं, ये तमाम जनजातियां जो है आंदोलन कर रही हैं, संगठन मजबूत करें, लेकिन लॉर्ड लिटन की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। राजमहल के पहाड़ियों के संथालों ने 1855 में विद्रोह किया क्योंकि राजस्व अधिकारियों के दुर्व्यवहार तथा पुलिस और जमींदारों और साहूकार, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। असम के अहोम अभिजात वर्ग ने 1828 में विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने, ये भी बिल्कुल बर्मा युद्ध के बाद हटने का वादा पूरा नहीं किया था, और ये भी करेक्ट ही स्टेटमेंट होगा, है ना। नेक्स्ट 1832-33 में कोल जनजाति विद्रोह, कौन सी जनजाति शामिल नहीं हुई थी, तो अभी हमने डिस्कस किया था। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जनजातियों ने कोल जनजाति का समर्थन नहीं किया था, तो आप भी जानते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर कौन समर्थन नहीं करेगी, भील नहीं करेगी, बाकी चुवार तो करेगी ही, होज करेगी ही, मुंडा करेगी ही, लेकिन भील नहीं करेगी। निम्नलिखित में से कल किसने नील दर्पण की रचना की थी, तो आप भी जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, सॉरी दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। बंकिम चंद्र की जो रचना आनंद मठ थी, और इसी आनंद मठ में किसकी बात है, तो सन्यासी विद्रोह की बात है। आनंद मठ में किसकी बात है, तो सन्यासी विद्रोह की कहानी है, ये आपको ध्यान रखना है। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था, देखिए ये सवाल पूछने के पीछे रीजन है। रीजन ये है कि पागलपंथी विद्रोह एक्चुअली में गारो जनजाति का हुआ करता था, लेकिन कई बार लोग इसे क्या कर देते हैं, तो इसे किसान विद्रोह की श्रेणी में देते हैं, और ये मूलतः किसका था, तो साथियों आपको पता है कि पागलपंथी विद्रोह जो है मूलतः गारो का विद्रोह हुआ करता था। निम्न में से किस विद्रोह के नेता बिरसा थे, तो आपको पता है कि मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा हुआ करते थे। बिरसा मुंडा अपने आप को धरती अब्बा, आपको याद होगा, अपने आप को भगवान का भेजा हुआ दूत समझते थे। सिंगा बोगा आपको याद होगा, उसकी पूजा का आदेश दिया था, उन्होंने कहा कि भैया हमको ऊपर से सैटेलाइट से खबर आई है कि हम जो है भगवान के दूत हैं और हम जो आप कहेंगे वही आपको मानना होगा। फिर वो तमाम तरह के आंदोलन हो गए और 1900 ईस्वी के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और रांची जेल में उनकी मृत्यु हो जाएगी। और उनकी मृत्यु कहां होगी, तो रांची जेल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मोपला विद्रोह का हुआ था, अभी हमने देखा था, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था कि मोपला केरल के इलाकों में होगा। शुरू में ये राजनीतिक आंदोलनों का, बाद में धीरे धीरे धार्मिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस मोपला इलाके के अंदर में अगर आप देखेंगे, ये जो मालाबार का तटीय इलाका है, यहाँ बहुत सारे मुस्लिम लोग जो थे वो खेती-बाड़ी किया करते थे, और मुस्लिम के अंदर में जो वहाँ पे जमींदार हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा हिंदू जमींदार थे। अब हिंदू और मुसलमानों का कहानी आ गया, जमींदारों ने भरपूर जो है मुस्लिम किसानों का शोषण किया, धीरे धीरे विद्रोह फड़का, और उसके बाद वो विद्रोह जो है क्या नाम दे दिया गया, तो मोपला दे दिया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अभी हमने डिस्कस किया कि खांसी विद्रोह की जब आप बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम का आसाम का ये इलाका हुआ करता था, और उस विद्रोह का सरदार तीरथ सिंह ने नेतृत्व किया था। और तीरथ सिंह ने क्यों नेतृत्व किया, आपको पता है कि वो लास्ट में तो आत्मसमर्पण करना ही पड़ा था, और पूरी पहाड़ वाला रास्ता वाला कहानी मैंने आपको बता रखा है, तो तीरथ सिंह हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो अभी डिस्कस किया, दो टाइम पीरियड है। जो लोग 1763 कहते हैं वो 1800 तक ले जाते हैं, और जो 1770 कहते हैं वो कहां तक ले जाते हैं, तो 1820 तक ले जाते हैं। अब देख लीजिए इसमें ए ऑप्शन है, और जो लोग 1770 के अंदर में टाइम पीरियड देते हैं वो 1820 तक इसे ले जाते हैं। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप भी जानते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के सबसे बड़े किसान नेता, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। जन्मभूमि इनकी उत्तर प्रदेश थी, कर्मभूमि इनका बिहार था। इनका बिहटा में अभी भी आश्रम है, आपको पता है कि बिहटा में इनका क्या है, तो अभी भी आश्रम है ना। और इन्होंने आंदोलन में चाहे प्रांतीय स्तर पर बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों में किया था। निम्नलिखित में से कौन सभी जनजाति विद्रोह का सामान्य कारक था, मतलब वो कौन सा बात था जो सभी जनजातियों विद्रोह का कारण था, तो आप भी जानते हैं जनजाति विद्रोह क्यों हो, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज दो काम करते थे। जो जनजाति होते थे उनकी उनके जंगल जमीनों को छीनना, जबरदस्ती उन पर कब्जा करना, जबरदस्ती उन पर क्या करना, कब्जा करना, उनके जो वन से निकलने वाले उत्पाद हैं उन वन उत्पादों पर कब्जा कर लेना, उस पर जो है उनके हक को छीन लेना, है ना। मतलब जितनी भी उनकी कृषि व्यवस्था हुआ करती थी, खूंटी कट्टी वाली, आपको याद होगी कहानी, उस कृषि व्यवस्था को भी समाप्त कर देना, वो जो है अपने हिसाब से फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहुत सारा कारण हुआ करता था। लेकिन सामान्यतः जब आपसे परीक्षा के अंदर में कारण पूछे कि समानतः क्या कारण हुआ करता था, तो आपको उत्तर क्या देना होगा, तो औपनिवेशिक शासनों के द्वारा जनजातियों की पृथकों को क्या करना, समाप्त करना, और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना, मतलब सब कुछ छीन लेना और अपने अंडर में कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। इस बात को समझिएगा, ठीक है जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास, क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। नेक्स्ट आइए 34 नंबर, एक तरफ विद्रोह दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया। इसका कोई उपाय नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, घोंटना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। अब देखिए एक तरफ भील है, कोल है, यहाँ पर कोली नहीं, कोल है, चुआर है, खांसी है। यहाँ पे सहाद्री का इलाका, मेघालय, पश्चिम बंगाल, खानदेश का इलाका। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है, जरा ध्यान दीजिए। भील आंदोलन की बात करेंगे तो सबसे पहले ये खानदेश चला जाएगा। भील सबसे पहले कहां जाएगा भाई, तो भील सबसे पहले खानदेश जाएगा। कोल की आप बात करेंगे तो सहाद्री की पहाड़ियों में, चुआर की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल का इलाका, खांसी की बात करेंगे तो मेघालय। तो मिला लीजिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका 4 के बाद आएगा 1 के बाद आएगा 3 के बाद 2, 41 32, हाँ ये रहा, डी ऑप्शन आपका चला जाएगा। और इसमें आपको याद करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। कोल जनजाति आपको पता है कि सहाद्री पर्वतीय इलाके में हुआ करती थी। चुआर जो है 1766 में पश्चिम बंगाल का इलाका, साथ ही साथ इसमें बिहार भी थोड़ा बहुत फटा हुआ था, क्योंकि उस समय तो हम बंगाल में ही आते थे, लेकिन आज वाला जो बिहार है वो बिहार का भी 5 जिला इसमें हुआ करता था, आपको ये भी पता होगा।
फराजी विद्रोह के नायक कौन थे? अभी अभी आपको पता है कि जब कोई नहीं दिखे तो आपको दद्दू मियां टिक करना है। क्या टिक करना है? दद्दू मियां इनके बेटा हुआ करते थे। हालांकि आपको याद होगा कि हमने जब फराजियों की बात की थी तो फराजी विद्रोह के टाइम पीरियड में बताया था कि बंगाल के इलाके के अंदर में फरीदपुर के एक निवासी हुआ करते थे जिनका नाम था हाजी शरीयतुल्लाह, और वही हाजी शरीयतुल्लाह जो है वहीं से ये कहानी शुरू होती है, शरीयतुल्लाह से ही ये कहानी शुरू होती है। लेकिन उनके बेटे हुआ करते थे, उनके बेटे हुआ करते थे कौन? तो दद्दू मियां। और यही वो दद्दू मियां है साथियों जो आपको पता है कि जो शरीयतुल्लाह हुआ करते थे वो अपने इस्लाम धर्म के बड़े अनुयायी हुआ करते थे। ये लोग जितने भी अन्य धर्म थे उनमें भी लोगों को देख रहे थे और उनसे बहुत कुछ सीख रहे थे, और इन्हीं के बेटा हुआ करते थे दद्दू मियां। इनका नाम मोहम्मद मोहसिन हुआ करता था। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नाम मोहम्मद मोहसिन हुआ करता था, और इसकी कहानी पूरी हमने पढ़ रखी है। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो दद्दू मियां हो जाएगा। 1860 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता कौन हुआ करते थे? तो आपको पता है कि नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए कह रहा है, तो कौन होगा भाई? नील विद्रोह का नेता का नाम आपको याद होगा। आपको याद है ना कि यहाँ पे हमने ददनी प्रथा देखी थी। आपको ये भी मैंने बताया था कि ये बंगाल के अंदर में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से ये कहानी शुरू हुई थी। मामला बस इतना था कि यूरोपीय बगान मालिक हमारे किसानों का बहुत शोषण कर रहे थे। वो जो उनकी जो जमीन हुआ करती थी जिसमें सबसे ज्यादा मतलब उपजाऊ जमीन है, उस उपजाऊ जमीन में किसान चाहता था कि उसमें गेहूं बोए, टमाटर बोए, सब्जी बोए, धान बोए, लेकिन कहते थे नहीं नहीं तुम इस पर नील बो क्योंकि नील ज्यादा पैदा हो, और नील के लिए जबरदस्ती करते थे। उसके बाद उनको थोड़ा सा पैसा दे दिया जाता था और उसी पैसा देने की प्रथा को हम ददनी प्रथा कहते हैं, आपको याद होगा। और इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए किसानों ने एक व्यक्ति के नेतृत्व में विद्रोह किया जिसका नाम शिशिर कुमार घोष हुआ करता था, जिसका नाम शिशिर कुमार घोष हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रथम जनजाति समूह कौन था? देखिए अब प्रथम जनजाति चुनना है तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप भी जानते हैं कि इस टाइम पीरियड को देखेंगे तो गारो रहता तो गारो, और खांसी है तो खांसी, यही हो सकता है गारो या खांसी। क्यों? क्योंकि जब आप कोल की बात करेंगे तो 1831 मान लीजिए, 32 मान लीजिए, है ना। मुंडा की जब बात करते हैं तो 1899 या 1900 मानते हैं, तो 1895 से लेकर 1899 तक का टाइम पीरियड मान लीजिए। खांसी की जब आप बात करेंगे तो 1829 से लेकर के 1832 तक का टाइम पीरियड मान लीजिए। संथाल की जब बात करेंगे तो 1855 से लेकर के 1856 का टाइम पीरियड मान लीजिए। तो इनको जब आप सब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1829 है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या चला जाएगा? खांसी। ये तो आप जनवे करते, इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो आप भी जानते हैं दक्षिण भारत का एक विद्रोही जिसको आप रंपा विद्रोह के नाम से, रंपा विद्रोह आपको याद होगा। और अगर आपको रंपा विद्रोह याद है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। और यही वो व्यक्ति था जो महात्मा गांधी के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। सूची 1 को 2 से मिलाइए। आप देखिए सबसे पहले बिहार किसान तो सहजानंद। दूसरा आपको अभी अभी मैंने बताया, अगर आप देखिए फकीर आंदोलन, आप फकीर से भी इसको जोड़ सकते हैं कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप देखिए फकीर से भी जोड़कर तो आपको दिख जाएगा सबसे पहले दिख जाएगा कि फकीर के अंदर में मंजू शाह, राममूसी आपको देखना है तो अभी अभी दिखाया था मैंने चित्तूर सिंह, पागलपंथी देखना है तो करमन शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 3 4 2 1 4 से है, 3 से ही शुरू हो रहा है, 3 4 2 1 बी आंसर हो जाएगा। दिए गए कूट, अब देखिए सन्यासी विद्रोह की बात कर रहा है, कोल विद्रोह, तो सबसे पहले कोल चुन लीजिए 31-32, संथाल चुन लीजिए 55-56। अब यही दो से आपका आंसर निकल जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सब नहीं पता है आपको, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये सब आपको नहीं पता है, आपको पता ही है कि मोपला ये है और ये है, लेकिन मान लेते नहीं। तो बी का 4 देखिए तो कहां पे? यहीं पर एक ऑप्शन है बस। और ऐसे आपको पता ही अभी बताया 1760, बहुत लोग इसको 1763 कहता है और कुछ लोग इसको 1770 भी कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली मोपला 1921 केरल के इलाके में, मालाबार तट के इलाके में हिंदू और मुसलमान वाले मुसलमान किसान हुआ करते थे, जमींदार हिंदू हुआ करते थे, शोषण किया और उसके कारण विद्रोह हुआ। राजपुताना के बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व कौन करता था? अभी अभी मैंने बताया था कि बिजौलिया का जब नाम आएगा तो विजय सिंह पथिक का नाम आएगा और इनको फांसी की सजा भी दी जाएगी। जो विजय सिंह पथिक होंगे उनको क्या दिया जाएगा? तो फांसी की सजा भी दी जाएगी। ये आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1941 के अंदर में, 1941 में आंदोलन समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित है? अब बुंदेला विद्रोह से संबंधित कौन लोग हुआ करते थे? तो आप जानते हैं कि परीक्षित भी थे, मधुकर शाह भी थे, हृदय शाह भी थे, सभी के सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस आंदोलन के अंदर में बहुत सारे नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन आपको बताया कि धीरे धीरे 1842 में यह आंदोलन शुरू हुआ था और 1857 तक टघरते हुए गया था और बाद में तो 1857 की क्रांति शुरू हुई तो पूरा कहानी समाप्त हो गया। कूका आंदोलन से कौन संबंधित था? कूका आंदोलन शाह वजीउल्लाह, बाबा गुरु राम सिंह वासुदेव, बलवंत फड़के या गोमधर की? कूका आंदोलन के बारे में प्रश्न कर रहा है और आपसे कह रहा है कि कूका आंदोलन में कौन? तो बाबा गुरु राम सिंह। आपको 4 बातें कूका रोके में, कूका किस इलाके के अंदर में? तो सबसे पहले पंजाब के इलाकों के अंदर में। पहला प्रश्न ये पूछेगा कि कूका नाम से भी पता है कि पंजाब में है। दूसरा पूछेगा कब? तो 1871 से लेकर 1872। नेतृत्वकर्ता कौन? तो आप भी जानते हैं कि नेतृत्वकर्ता का नाम आपने यहाँ मान लिया है, नामधारी उनको हुआ करता था, नामधारी सिख हुआ करते थे और नाम क्या था? तो गुरु राम सिंह हुआ करते थे। मोहन एक और नाम आपको क्लास में पढ़ा होगा आपने, वो नाम क्या है? तो बालक सिंह का नाम है, बालक सिंह। और उनके बाद कौन? उनके बाद जो है वासुदेव बलवंत फड़के का इलाका। ये कैसा विद्रोह था? तो शस्त्र वाला विद्रोह था, सशस्त्र विद्रोह की बात करते हैं आप, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सही सुमिलित नहीं है? मुंडा बिरसा, ये करेक्ट है। संथाल, दामने कोह का इलाका, अहोम, गोमधर कुंवर, नायक, ताना भगत। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आप भी जानते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सही सुमिलित नहीं है। तो मुंडा में क्या बिरसा होगा? क्या एकदम सही है, मुंडा में बिरसा ही होगा। संथाल के अंदर में ये होगा क्या? बिल्कुल होगा, जरूरी नहीं है कि नेतृत्व करता। आपसे पूछ रहा है संथाल में दामने कोह का इलाका हुआ करता था, चलेगा। अहोम के अंदर में गोमधर कुंवर, ये भी चलेगा, लेकिन ताना भगत यहां नहीं चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ताना भगत किसके में? तो जतरा भगत का आपको नाम याद होगा, मालगुजारी लोग नहीं दे रहे थे, बेगारी करवा रहे थे, टैक्स का पैसा लोग नहीं दे रहे थे, लोग बेगारी करने से मना कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुआ करती थी।
मदारी पासी किससे संबंधित है? एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। मदारी पासी यूपी के अंदर में किसान आंदोलन हुआ था। आपसे पूछते कौन सा? तो इक्का आंदोलन आपको याद होगा। मदारी पासी किससे संबंधित है? तो इक्का का आंदोलन याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उत्तर प्रदेश के इलाकों के अंदर में अवधिया क्षेत्र के अंदर में अगर आप बात करेंगे तो अवध प्रांत के अंदर में मदारी पासी हुआ करते थे और इनके साथ एक और व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था सहदेव। मदारी पासी और उसके साथ एक और व्यक्ति कौन हुआ करता था? तो सहदेव हुआ करते थे और महदारी पासी। सहदेव और मदारी पासी इन दोनों लोगों ने ही क्या किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलन का नाम क्या था? इक्का। TRE 1 के अंदर में सवाल आया था, याद है ना। इलाका पूछा था, किन इलाकों से? तो अभी बताया था मैंने, बहराइच का इलाका, बाराबंकी का, सीतापुर का इलाका, उसके बाद हरदोई का इलाका, ये सब जो है पूरा इलाका क्या हुआ करता था? तो इन्हीं इलाकों के अंदर में ये हुआ करता था। नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह को काल क्रमानुसार, मतलब वही है डेट के हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो चलिए डेट के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो डेट के हिसाब से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो कोल आएगा नंबर 1 पर। तो देखिए ये तो कट गया जी, ये तो कट गया जी, ये भी कट गया जी, यही आंसर हो गया। कुछ मिलाई भी नहीं करेंगे आगे, है ना, आगे कुछ मिलाई भी नहीं करेंगे। कोल आपको पता है 1831 वाला इलाका, संथाल अभी पता है 1856-57 का इलाका। रंपा विद्रोह भी थोड़ी देर पहले हमने देखा रंपा के बारे में, और रंपा हमने देखा कि 1879 के इलाके के अंदर में, 1879 का इलाका। रंपा विद्रोह कहां पे? तो 1879 का इलाका, है ना, 1879 का इलाका। और बिरसा मुंडा तो आपको ही पता है 1895 से लेकर 1900 तक का टाइम पीरियड। 1900 में तो आपको पता है जेल के अंदर में मृत्यु हो गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए निम्न कृषक विद्रोह को सही काल क्रम में समझाएं। आपको देखिए ईयर और डेट याद करना पड़ेगा। तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, क्या सजेशन है पता है? सजेशन क्या है, या फिर मैं ही करवा दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप एक पेज बनाइए, नहीं तो मैं ही बनवा देता हूं, मैं ही भिजवा देता हूं, टेलीग्राम में डलवा देता हूं, ठीक है। कल सुबह यहां पे ना आंदोलन का नाम, यहां पर आंदोलन का नेता, आंदोलन का वर्ष, तीन वो चीज जो है मिला के एक पन्ना में हो जाएगा। एग्जाम से पहले एक पेज रट लीजिएगा, एक पेज में आपका काम चल जाएगा। कैसा रहेगा ये आइडिया? ये आइडिया कैसा रहेगा ये बताइए। अब देखिए सबसे पहले इसमें भी बोल रहा है कालक्रम में, तो पंजाब का कूका विद्रोह कब होगा? तो 1860 के दशक में। पबना का कृषक आंदोलन, तो पबना विद्रोह भी आप उसको कहते हैं और बहुत लोग पबना जिला के नाम से भी जानता है। तो 1873 का इलाका, 1873। उसके अलावा बंगाल का नील विद्रोह, तो बंगाल के नील विद्रोह के अंदर में आप सबसे पीछे चले जाएंगे 1859 1860 का टाइम पीरियड। और दक्कन के अंदर में किसान आंदोलन, अभी हमने पढ़ा था दक्कन के अंदर में 1875 का टाइम पीरियड। अब देख लीजिए सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले 3 आएगा, तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, 3 के बाद 1 आ गया, ये 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 आ गया, 4 आ गया। डी आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा गया? किसानों का पहला आम विद्रोह कौन है? तो बंगाल का नील विद्रोह है। आप भी जानते हैं कि पहली बार आवाज किसके? तो दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास, 2 लोगों का नाम याद रखना है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो आम विद्रोह की संज्ञा दी गई है नील विद्रोह। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजमहल की पहाड़ियां। आगे कुछ सोच में नहीं करना है, नहीं सोचना पड़ेगा, ऑप्शन अलग है। राजमहल की पहाड़ियों में यदि पहाड़ियां जीवन का प्रतीक फावड़ा था, यस फावड़ा था, तो संथालों का क्या प्रतीक था? तो संथालों का प्रतीक इस पर क्या रखते हैं? हल जोत देंगे हम। तो राजमहल की पहाड़ियों में यदि पहाड़ी जीवन का प्रतीक फावड़ा था तो संथालों का प्रतीक हल था। इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। हुल के आगे हम कुछ बोलवे नहीं करेंगे। हुल आया ही तो आंसर क्या चला जाएगा? संथाल चला जाएगा। और इसी के साथ थैंक यू हो जाएगा आपका। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है समाप्त हो गया। एक वीडियो मेरी तरफ से और रह गया है, एक वीडियो मेरी तरफ से और रह गया है। और वो वीडियो कौन सा है? तो क्रांतिकारी आंदोलन है। अब कल रात में एक वीडियो आएगा मेरा, कल रात में मेरा एक वीडियो आएगा और वो वीडियो हम सभी शिक्षकों के साथ आएगा। आपके मन में बहुत सारा डर होगा, डर लग रहा होगा आपको लगता होगा कि आप कुछ पढ़ भी नहीं किए हैं, क्या होगा एग्जाम के अंदर में, यार फेल कर जाएंगे क्या, कैसे नौकरी मिलेगी, घर का बहुत प्रेशर है, ऐसी तमाम बातें आपके दिमाग में लगातार चल रही होंगी। आप सोच रहे होंगे अरे यार क्या करें, पढ़ाई नहीं अच्छी हुई है, बहुत डर लग रहा होगा, अंदर से लग रहा होगा सब कुछ भूल गए हैं, फिर और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो कल जो है हम लोग एक बातचीत का सेशन रखेंगे। कल का जो एक सेशन होगा दोस्तों वो हम लोग एक बातचीत का सेशन रखेंगे। कल एक हम लोग बातचीत का सेशन रखेंगे जहां पर मैं आपसे लाइव बातचीत करूंगा। आप इस सेशन में बहुत कुछ जुड़िएगा जरूर, आपको बहुत फायदा होगा। कल हमारे साथ और शिक्षक भी रहेंगे और कल हम लोग एक बातचीत का सेशन रहेंगे और मेरा निवेदन है कि कल उस वीडियो में आप जुड़िएगा जरूर। हालांकि ऑफिसर्स एकेडमी TRE 4 के लिए लगातार लगी रहेगी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा परीक्षा के लिए लगातार लगी रहेगी। हम आपको बता देते हैं कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है, बिहार शिक्षक भर्ती या यूपी शिक्षक भर्ती, अब दोनों आने वाला है, आपको ही पता है, बिहार या यूपी शिक्षक भर्ती, या आपको पता है कि BPSC की सिविल सर्विसेज एग्जाम, या आपको पता है कि बिहार के अंदर में बिहार SSC की परीक्षा हो सचिवालय सहायक वाली, या आपको पता है कि बिहार के अंदर में पुलिस की परीक्षा हो, या आपको पता है कि बिहार के अंदर में दारोगा की परीक्षा हो, या आपको पता है कि CTET की परीक्षा हो, या आप जानते हैं कि नेट JRF की परीक्षा हो। और हमारा एक नया विंग भी शुरू हो रहा है बहुत जल्द, जिसे आप कहते हैं रेलवे भर्ती परीक्षा। बहुत छात्र डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी चैनल तो ढेर है लेकिन इतना ताकत के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ और इतना टीचर सब लोग टूट पड़ के पढ़ाता है, जो आपके यहाँ पैशन है वो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। जब बच्चे ऐसी बात कहते हैं तो हमें भी गौरवान्वित होने का महसूस मिलता है। और आप जानते हैं कि ऑफिसर एकेडमी पूरा तन मन धन से पढ़ाता है। तो बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर हम रेलवे वालों को क्यों छोड़ रहे हैं, तो इनके ऊपर भी मैंने कहा ठीक है भाई, आपके लिए भी कुछ वीडियोस आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो हम लोग इतने सारे सेगमेंट्स में आप जान लीजिए कि प्रतिदिन ऑफिसर एकेडमी के चैनल पर 25 से 30 क्लासेस आने वाली हैं और आप जो है लगातार इन क्लासेस का आनंद उठाइए और बहुत कुछ सीखिए और दूसरों को भी बताइए, हमारे बारे में बताइए। हाँ भाई हम मिलते हैं। तो कल एक बातचीत का सेशन रहेगा या नहीं रहेगा ये बताइए, यस और नो। तो कल बातचीत करने जरूर आइएगा। हम लोग कल बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से साथियों हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से साथियों हम लोग क्या करेंगे, तो बातचीत के माध्यम से साथियों हम लोग कल आपके डर को मिटाएंगे और आपको तैयार करवाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं बातचीत के सेशन में। बाकी कल सुबह से क्लास चलती रहेगी, अपनी स्पीड में चलेगी, जैसी चलती है वैसी चलेगी। इस वीडियो में हम यहीं आपसे इजाजत लेंगे, है ना।
अदर, हेलो सर सुनिए, अदर स्टेट फीमेल जनरल मेल में काउंट होगी या जनरल फीमेल में? जनरल फीमेल में काउंट होगी भाई। बिल्कुल आशीर्वाद है। कल आशीर्वाद सभा आयोजित करेंगे हम लोग। कल जो है ना आशीर्वाद सभा जो है, आशीर्वाद सभा आयोजित करेंगे, ठीक है। और कल जो है कूट कूट के आशीर्वाद मिलेगा आपको सभी शिक्षकों का। तो कल एक आशीर्वाद सभा आयोजित करते हैं यूट्यूब पर लाइव, यूट्यूब के इतिहास में पहली सभा जिसे आप आशीर्वाद सभा कहेंगे। और कल हम लोग आशीर्वाद सभा में आपसे मुलाकात करेंगे। बाकी इस वीडियो में दीजिए इजाजत, यहीं तक का फासला था। अगले वीडियो में फिर पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।